नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान अध्ययन की क्लासों की सीरीज में राजस्थान जीके के लिए रीड थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं राजस्थान अध्ययन की किताबों से बनते हैं। हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन को 10 क्लासों के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा राजस्थान कक्षा 7 की किताब की शुरुआत करेंगे भाग 2 की। अनुक्रमणिका की बात करते, पहला अध्याय वन वन्य जीव एवं संरक्षण, दूसरा अध्याय खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तीसरा अध्याय कृषि एवं सिंचाई, चौथा अध्याय राजस्थान में कृषि विपणन, पांचवा अध्याय राजस्थान में व्यापार, छठा अध्याय राजस्थान के प्रमुख शासक, सातवां अध्याय आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आठवां अध्याय आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, नौवां अध्याय संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और 10वां अध्याय परिशिष्ट महात्मा गांधी। कुल मिला के 62 प्रश्न में आपकी कक्षा 7 की हमारा राजस्थान किताब कंप्लीट हो जाएगी। 62 प्रश्न में आपके बहुत सारे जीके के प्रश्न बनने वाले हैं राजस्थान जीके के। अध्याय 1 वन वन्य जीव एवं संरक्षण, यानी वन वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार से करें, हम आइए इस अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि नया विद्यार्थी आया है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। यानी विद्यार्थी जो नया आया था वो बीच सत्र में आया था। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। वन विभाग में कार्यरत यानी फॉरेस्ट विभाग में। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। तो वो कहाँ से आए? भरतपुर से। और वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। जो राजस्थान का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर के अंदर, वहाँ से वो ट्रांसफर होकर यानी स्थानांतरण होकर यहाँ आए। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। और वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। यानी अपन बात कर रहे हैं केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार की यानी उद्यान की। तो इसमें साइबेरियन क्रेन कहाँ से आते हैं? ये रूस से आते हैं। और कब आते हैं? ध्यान रखें आप, रूस से आते हैं और सर्दियों के मौसम में आते हैं। रूस से भारत के अंदर आते हैं। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। और भरतपुर में केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। तो वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन क्या है? महत्वपूर्ण है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया। वनों के महत्व की बात करते हैं। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं। यानी पेड़ पौधे क्या देते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन देते हैं। ध्यान रखिए आप, क्या देते हैं पेड़ पौधे हमें? ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। तो शुद्ध हवा के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधों की छांव में अपन बैठ सकते हैं गर्मी के मौसम में। अभी गर्मी आने वाली, सर्दी समाप्त होने वाली है। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। यानी जहाँ पे वन अधिक होते हैं वहाँ पे मौसम भी अच्छा होता है, सम यानी वर्षा भी अधिक होती है। और वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वन आजीविका के साधन किस प्रकार से? क्योंकि वन से आपको पता है कि पेड़ जो होता है, पेड़ से अपने को क्या प्राप्त होती है? लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा फूल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फल प्राप्त होते हैं। तो ये सारी सामग्री आजीविका के साधन हैं। वनों का आर्थिक महत्व इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस आदि कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। तो आप देखिए राजस्थान के अंदर जो वन पाए जाते हैं वहाँ से इमारती लकड़ी यानी मकान बनाने के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी यानी ईंधन यानी जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। तेंदुपत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए। और बांस का प्रयोग होता है। और गोंद कहाँ से प्राप्त होती है? गोंद पेड़ से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा खस एक विशेष प्रकार की घास होती है, यानी जो कहाँ पाई जाती है? वो अधिकतर भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और खस जो होती है ये सुगंधित घास होती है। इस खस का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए किया जाता है। सौंदर्य यानी इत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसको परफ्यूम कहा जाता है। ध्यान रखिए आप। इसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती वनों से। अब बात करते हैं वनों के प्रकार। यहाँ से रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड टीचर के जो एग्जाम हुआ था, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिए आप। यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। यानी राजस्थान के जो क्षेत्रफल का 10वां भाग क्या है? वन क्षेत्र। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर
तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रख के आप नोट कर ले कि राज्य में सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं, उदयपुर में, और सबसे कम वन चूरू जिले में पाए जाते हैं। अब वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिए आपके वनों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन की। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं, यानी सरकार का नियंत्रण होता है और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ध्यान रखिए आपके आरक्षित वन में न तो आप पशु चरा सकते हैं न लकड़ी काट सकते हैं, इन पे प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है, 1/3 यानी 1/3 से अधिक है, ध्यान रखिए आप। उसके बाद बात करते हैं सुरक्षित वन की। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं, सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। तो आरक्षित वन में अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन सुरक्षित वन में लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति मिल जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर है, यानी 1/2 वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र के लगभग। ध्यान रखिए आप, सुरक्षित वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। अब बात करते तीसरे नंबर के वन की, अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी में वन में पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। तो अवर्गीकृत वनों पे किसी भी तरह का प्रतिबंध सरकार का नहीं होता है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए आप। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। तो ये देखिए आप, मैप की अगर बात करते हैं अपन, तो ये राजस्थान का मैप बनाते हैं, तो राजस्थान के मैप में अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से बीचों बीच से गुजरती है। ये 2 भागों में राजस्थान को क्या करती है, विभाजित करती है। ध्यान रखिए आप कि राजस्थान को 2 भागों में कौन विभाजित करती है, अरावली पर्वतमाला। धरातली स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है, ये भी ध्यान रखिए। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। पहले वन आते हैं उष्ण कटिबंधी कंटीले वन। कंटीले वन यानी जिन पे कांटे लगते हैं। तो ये वन राजस्थान के शुष्क क्षेत्र, जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, नाम मात्र की होती है, अर्ध शुष्क जहाँ पे बारिश होती है लेकिन कम होती है, पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र की हम बात करते हैं, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। कौन से, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है और कंटीले जो वन होते हैं इनको पानी की आवश्यकता कम होती है। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिए आप कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं। रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मरुस्थली वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। मरुद्भिद यानी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। चित्र दे रखा राज्य वृक्ष खेजड़ी का। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन की विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। तापमान अधिक यानी गर्मी अधिक होती है, वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है, पत्तियां बहुत छोटी होती है कंटीले पेड़ पौधों की। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिनसे जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती है। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ध्यान रखिए आपके राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। यह राज्य वृक्ष भी है, तो खेजड़ी राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि सेवण घास कहाँ पाई जाती है जो अत्यंत पौष्टिक होती है पशुओं के लिए, ये जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ये देखिए आप, राज्य पुष्प रोहिड़ा का चित्र दे रखा है आपको। दूसरे नंबर बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय जहाँ बारिश होती है पर्याप्त मात्रा में और पतझड़ के मौसम पत्ते भी झड़ते हैं, तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए आपके, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिले में पाए जाते हैं। इन जिलों का नाम ध्यान रखिए आप, इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में सागवान बहुत मजबूत पेड़ पाए जाते हैं, बरगद के पेड़ पाए जाते हैं, तेंदू जिससे बीड़ी बनाई जाती है, सालर, महुआ जिससे शराब बनती है, गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है, मजबूत लकड़ियां पाई जाती है इन वनों में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की तरफ। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ग्रीष्म काल में यानी पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है।
तीसरे नंबर पे अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं। वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो ध्यान रखिए आप कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय वनों को सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय क्षेत्र यानी सिरोही जिले में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए आप, माउंट आबू के आसपास। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं, यानी ऊंचे पहाड़ों पे। इन वनों में मुख्यतः कौन से होते हैं? आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये देखिए वन का चित्र दे रखा है आपको। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान यानी जो पशु पक्षी है उनकी सुरक्षा के लिए इनको बनाया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिए आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर जिले में। ध्यान रखिए आप, यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? तो भरतपुर जिले में। ध्यान रखिए आप। उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, सवाई माधोपुर जिले में। इसको भी ध्यान रखिए आप। और यहाँ पे बाघ यानी रणथंभौर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बाघ के अलावा भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिए आपके भारतीय बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर जिले में है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की कोटा जिले में और चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा क्षेत्र यानी चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? यहाँ पे बाघ पाया जाता है, रीछ, जरक, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा के अलावा और कौन से जिले में फैला हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। अब बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभय अरण्य यानी भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित हो यानी बिना डर के बिना भय के रह सके, उनको अभ्यारण्य कहा जाता है। तो बिना डर के घूम सके, इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य 1.1 दर्शाए गए हैं, यानी तालिका 1.1 में दर्शाए गए। तो अपन देखते हैं तालिका को डिटेल से। इस तालिका को आप याद कर लिए। यहाँ से रीट और 3rd ग्रेड में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्रम संख्या, अभ्यारण्य, जिला और वन्य जीव यानी कौन से वन्य जीव कौन से जिले में पाए जाते, ध्यान रखिए आप। 1 नंबर बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है। अब यहाँ पे वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? गोडावन, जो राज्य का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर फैला हुआ है। और यहाँ पे इसके अलावा भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय भी पाया जाता है, लेकिन मेन मुख्य किस लिए प्रसिद्ध है? गोडावन राज्य पक्षी के लिए। उसके बाद 2 नंबर पर बात करते केलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते, जो सवाई माधोपुर और करौली 2 जिलों में फैला हुआ है। सवाई माधोपुर यानी केलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में बघेरा, भेड़िया, चित्तल और खरगोश पाए जाते हैं। उसके बाद कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। कुंभलगढ़ 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में। तो कुंभलगढ़ के अंदर बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें आप। और इम्पोर्टेंट के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है। इनका नाम भी याद रखें आप, राजसमंद, पाली और उदयपुर, यानी राजसमंद के अंदर अधिक है। ठीक है। 4 नंबर पर बात करते हैं फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो उदयपुर जिले के अंदर है और बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया और सांबर पाए जाते हैं। 5 नंबर पर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, जो अलवर के अंदर है और बाघ, जरक, सांबर और चित्तल वन्य जीव पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं 6 नंबर पर टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 3 जिलों में फैला हुआ है। 3 जिलों में जो फैले उनको विशेष ध्यान रखें आप, राजसमंद, अजमेर और पाली जिले के अंदर। तो यहाँ पे तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ पाए जाते हैं। तो तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध ध्यान रखें आप टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, जो राजसमंद और अजमेर और पाली जिले में पाया जाता है। सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर 3 जिलों में पाया जाता है। तो इनको ध्यान रखें आप कि सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी, सांबर और लोमड़ी के लिए। तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सीतामाता अभ्यारण्य, जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले में पाया जाता है। 8 नंबर बात करते हैं माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य की, जो सिरोही जिले में है और यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चित्तल एवं सांबर पाए जाते हैं। 9 नंबर बात करते हैं रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी जिले के अंदर और यहाँ पे विषधारी सांप, बाघ, रीछ पाए जाते हैं। विषधारी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे विषधारी सांप पाए जाते हैं। जम्वा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो जयपुर जिले के अंदर, यहाँ पे बघेरा, जरक, सियार, भेड़िया पाए जाते हैं। 11 नंबर की बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के किनारे। यहाँ पे घड़ियाल, भेड़िया और सियार और लोमड़ी पाए जाते हैं। और विशेष ध्यान रखें आप कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, जिससे नाम से पता चलता है ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है।
और कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जहाँ पे चंबल नदी बहती है इनके किनारे यानी चंबल नदी में पाया जाता है। ध्यान रखें आप, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। देखिए आप, तालछापर अभ्यारण्य जो चूरू जिले के अंदर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर जिले में स्थित है, और देखिए आप सरस का अभ्यारण्य जो अलवर के अंदर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर के अंदर है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसके अलावा आपको और भी अभ्यारण्य देखने को मिल जाएंगे, जैसे माउंट आबू के अंदर जो सिरोही जिले में है, फुलवारी केनाल उदयपुर जिले में है, और जयसमंद जो उदयपुर के अंदर है, सज्जनगढ़ जो उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ जो कुंभलगढ़ के अंदर है, रावली टाटगढ़ जो है वो राजसमंद और अजमेर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा शेरगढ़ दे रखा है बारां के अंदर। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान और जैव अभ्यारण्य स्थित है जो आपको मानचित्र के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ध्यान रखिए आप कि जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ 3 जिलों में फैला हुआ है। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है, इसको भी ध्यान रखिए आप। ये देखिए, राज्य का राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव की श्रेणी में, और राज्य पशु पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट। तो ध्यान रखिए आप कि राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में पूछे आपको तो चिंकारा करना है, और राज्य पशु पूछे पालतू पशु में तो ऊंट करना है। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न यही से बनेगा। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर, और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सवाई मान सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ से आपके रीट और 3rd ग्रेड के अंदर एक प्रश्न पक्का है, ध्यान रखिए आप, क्योंकि यहाँ से अभी मैं बताने वाला हूँ आपको प्रश्न बना हुआ है रीट L2 के अंदर। आप देखिए, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित? ये धौलपुर जिले के अंदर, ध्यान रखिए आप। इसके बाद केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी धौलपुर जिले में है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले के अंदर है, इनको ध्यान रखिए आप। और नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर जिले में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां जिले में स्थित है, और तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। तो इन सारे वन्य जीव अभ्यारण्य को आप जरूर इंपॉर्टेंट रूप से नोट कर ले अपनी कॉपी में, जहाँ से 3rd ग्रेड, रीट, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं जीके के लिए। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आपके राजस्थान की बाघ संरक्षण परियोजना कितनी है? 3 है। ध्यान रखिए आपके राजस्थान में बाघ संरक्षण की कितनी परियोजना है? तो 3 है। 3 में कौन कौन सी है ध्यान रखिए आप? तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है। तो रणथंभौर बाघ संरक्षण परियोजना, रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर जिले में, सरिस्का जो है अलवर जिले में, और मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा जिले में, और कुछ हिस्सा इसका चित्तौड़गढ़ जिले में भी आता है। तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड नम भूमि। तो ध्यान रखिए आप, इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, और सांबर झील वेटलैंड भूमि नम भूमि, यानी सांबर झील वेटलैंड भूमि नम भूमि को रामसर क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखिए आपके रामसर साइट राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो सांबर झील में, वेटलैंड यानी नम भूमि, जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी का मतलब होता है विदेशी पक्षी आते हैं। और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। ध्यान रखिए आप, ये वन्य जीव श्रेणी में तो राज्य पशु चिंकारा है, और पालतू पशु श्रेणी में राज्य पशु ऊंट है। वन संरक्षण की बात करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में संशोधित की गई 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन 33% है नहीं। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके, यानी रोजाना आवश्यकता की वस्तु भी प्राप्त हो सके। लेकिन राजस्थान के वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। तो ध्यान रखिए आप, जहाँ 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पे राजस्थान कितने? 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। तो ध्यान रखिए आपके राजस्थान में समय के साथ किन वनों का क्षेत्रफल लगभग कम हो रहा है? तो आरक्षित क्षेत्र का। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए जा रहे हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ेली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया और प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ध्यान रखिए कि जोधपुर जिले में खेजड़ेली गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। यह समाप्त हो चुका है। वाष्पीकरण का मतलब होता है तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभ्यारण्य का मतलब होता है पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार वन का मतलब होता है सदा हरा भरा रहने वाला। राजस्थान का राज्य पक्षी है तो घोड़ा वन है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। सीता माता वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है गोडावन के लिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासों के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मित्र भी अगर रीट थर्ड ग्रेड टीचर या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उनके लिए इंपॉर्टेंट जीके के पेपर के लिए, यानी राजस्थान में जीके के पेपर के लिए प्रश्न अगर पूछा जाता है तो राजस्थान अध्ययन की किताबों से पूछा जाता है। तो आप जीके के लिए राजस्थान अध्ययन को महत्वपूर्ण वेटेज दे। यानी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से अच्छा है कि छोटी सी किताबों में से खजाना ढूंढना। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।